नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान आए हुए हैं। आप सभी का परिचय कराते हैं। आपका नाम है बीपी सिंह जी, जिन्हें विजयपाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है। आप सीतापुर और लखीमपुर इन दो जिलों के जॉइंट कमिश्नर हैं एसआईबी के। 34 साल आपने सेवाएं दी और अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो आपके सफ़रनामे को जानेंगे। सफ़रनामे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि पहले अफसर बनने की जो कहानी है उसको जानेंगे। फिर जानेंगे कितनी चुनौतीपूर्ण रहती है ये जो काम है आपका अफसर बनने के बाद, और साथ ही एक संवेदनशील अधिकारी के रूप में भी आपके बारे में बताएंगे। दरअसल आप जिस जनपद से आते हैं वो बागी बलिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहिए कि वहाँ पर इतनी बड़ी फौज होती है कि आज़ादी के दीवानों का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। उसी में से एक परिवार आपका भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है। तो पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपने आज स्टूडियो में बुलाया और मुझसे उत्प्रेरक बातें जानने की इच्छा जाहिर की। बड़ा मेरे लिए आज सौभाग्य का दिन है। बिल्कुल, चलिए मैं शुरू करता हूं। आपके चूँकि बलिया बहुत ही पिछड़ा भी इलाका माना जाता है और बागी बलिया है ही, ऐसे परिवार से आप आते हैं, आपको नाज होना चाहिए। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो कैसा रहा आपका सफ़र? शुरू में जब आप पढ़ने के लिए तैयार हुए तो परिवार का क्या सपोर्ट रहा और कैसे पढ़ाई की, और फिर अफसर बनने की कहानी को भी जानेंगे। हमारा गांव सुखपुरा बलिया से 12 किलोमीटर दूर है जी। बाबा मेरा शिवपूजन सिंह, उनको नेताजी के नाम से लोग जानते थे, और मेरी दादी श्यामरथी देवी जी थी। बाबा फ्रीडम फाइटर रहे हैं और उस समय अंग्रेज़ों के सन 42 में ग्राम रक्षक दल के वो मेन कर्ता धर्ता थे। और आज़ादी के समय आपको पता होगा कि सन 1942 में बलिया आज़ाद हो गया था। मेरे पिताजी स्वर्गीय इंद्रदेव सिंह, माता स्वर्गीय चंद्रावती देवी, हम लोग 3 भाई और 3 बहन हैं। गांव में बाबा के संरक्षण में ही हम लोगों की सब पढ़ाई लिखाई हुई जी। और बाबा ने हमारे लिए एक स्कूल खोला, सरस्वती शिशु मंदिर सुखपुरा, और उसमें हम लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू की। आप लोगों के लिए बाबा ने स्कूल खोला? जी जी। अच्छा, शिक्षा के प्रति इतना मतलब सजग थे? उस समय समाज में उनके करीबन 10 इंटर कॉलेज रहे होंगे जिनके हर गांव में स्थापित करते थे। अच्छा। और वहाँ के लोगों को उनके द्वारा उसका संचालन दे दिया जाता था, कहीं अपना नाम नहीं लगाते थे। आज भी सभी लोग बलिया के जानते हैं। अच्छा जी। तो किस क्लास तक आपने शिक्षा? हमने सरस्वती शिशु मंदिर सुखपुरा में कक्षा 8 तक की परीक्षा पढ़ाई की, और उसके बाद से 8 से लेके और 12वीं तक की परीक्षा पढ़ाई हमने सुखपुरा इंटर कॉलेज सुखपुरा से किया। ग्रामीण परिवेश में ही शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई? जी जी। अच्छा, चलिए, तो शुरुआती शिक्षा दीक्षा हो गई जिसमें बाबा का एक बहुत बड़ा योगदान। लेकिन कभी अफसर बनने की ललक आई होगी, बाहर पढ़ने की जब ललक आई तो उस समय का कुछ बताइए, घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे आप पहुँचे बाहर? अच्छा, वहाँ पढ़ने के बाद फिर ये था कि हम लोगों के पास इलाहाबाद का उस समय बहुत नाम होता था। हम लोग 1983 में इंटर पास आउट हुए थे। तो इलाहाबाद हम लोग अपना ठिकाना बनाए पढ़ाई के लिए, और वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया। अच्छा। ग्रेजुएशन करने के समय ही ये आया कि अगर ग्रेजुएशन करने के बाद कंपटीशन में नहीं आए तो फिर क्या करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमने सिविल इंजीनियरिंग से, वहाँ एक बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है IERT जी जी, तो वहाँ से फिर हमने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा भी किया। अच्छा। उस समय पढ़ते समय हमारे 5 दोस्त जो आज भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, शैलेंद्र पांडे, राकेश श्रीवास्तव, राकेश भैया जी, CP सिंह, जो अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पे अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी सेवाएं पूरी किए। आज मेरे रिटायरमेंट पे सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। आए। जी अच्छा, जी।
तो ये तो अफसर बनने की कहानी। फिर ये बताइए, जब आपने वहाँ इलाहाबाद गए, आप जब इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, तो कैसे अफसर बनने का आपके पास सपना आया, या आपके दिमाग में आया कि कोई प्रेरणा स्रोत तो रहा होगा अफसर बनने के लिए? जी, वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि जब आप शाम को निकलते हैं सड़कों पे, तो चाय पीती दुकानों पे, मैगजीन की दुकानों पे, हर जगह कंपटीशन की बात होती है। हर आदमी एक सपना लेके आता है कि मैं इलाहाबाद आया हूँ तो यहाँ से कुछ बन के जाऊँगा। जी। उसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने जब IRT की एक सिविल की परीक्षा इसलिए कर ली कि जब कुछ नहीं होगा तो एक बैकअप प्लान रहेगा। जी। उसके बाद चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन था मेरे पास, फिर ग्रेजुएशन के लोगों की पढ़ाई को देख करके जहाँ हम लोग रहते थे, सब लोग दिन रात अपने पढ़ने में मस्त रहते थे, तो हम लोगों के अंदर भी एक प्रेरणा आई, मेरे अंदर प्रेरणा आई कि मुझे ऐसी नौकरी करनी है जो गजटेड, कम से कम गजटेड रैंक की हो, और सैलरी, उस ज़माने में सैलरी सबको लाइन लगा के मिलती थी। अच्छा। तो मेरा ये था कि ऐसे कमरे में बैठे रहें जहाँ कोई सैलरी ले के आए। उस जज्बा से हमने फिर 1990 बैच की कंपटीशन की तैयारी शुरू की, और ये पहला बैच था जब प्री और मेंस हुआ करता था। उसके पहले केवल सीधे मेंस होता था। इसी बीच IRT करने के बाद लोक सेवा आयोग से 2 पद जूनियर इंजीनियर का निकला था। उसमें एक में मेरा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से चयन भी हो गया था। वो सॉइल कंजर्वेशन का डिपार्टमेंट था जी। लेकिन वहाँ ज्वाइन करने के बीच ही हमारा यहाँ का भी एडमिशन रिजल्ट आ गया था और मैं PCS बन गया था, और पूरे ज़िले में खुशी की लहर फैली थी कि जी। गांव से इकलौते होंगे आप इलाके जी से? जी, उस समय की बाबू शिवपूजन सिंह का नाथ थी, PCS बन गया। देखिए, ये भावपूर्ण क्षण है। आप समझ सकते हैं कि जब कामयाबी के भी आंसू होते हैं कि एक बाबा का जो सपना था, पोते ने कैसे साकार किया। पूरे इलाके में बाबा का डंका बजता था कि वो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो पोता जो सपना उन्होंने देखा था अफसर बनने का, जब अफसर बनकर लौटा तो पूरे इलाके में खुशी का माहौल था। उसी खुशी को याद कर आपके आंसू आज गिर रहे हैं। कामयाबी जब मिलती है तो उसके भी आंसू होते हैं। तो अफसर बन करके जब गांव लौटे, जब आप वहां से गांव में आए, तो उस समय का माहौल क्या था? उस समय का माहौल चारों तरफ खुशी का था। सभी चेहरों पे बहुत ही जोश था। नए लड़कों में जो हमसे साथ के लड़के थे उनके अंदर एक उमंग था, एक उत्साह था। और इसकी PCS 90 के रिज़ल्ट आके और नवंबर 93 में 93 में हम लोगों की ज्वाइनिंग आ गई, और 93 में हम लोग बिक्री कर प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में ट्रेनिंग करने चले गए। उस ट्रेनिंग के क्षणों के साथी अधिकारी जो आज इस सभागार में उपस्थित हैं, वीरेंद्र प्रताप सिंह ज्वाइंट कमिश्नर, मोहम्मद इलियास ज्वाइंट कमिश्नर, दयाशंकर भाई ज्वाइंट कमिश्नर, गुलाब तिवारी ज्वाइंट कमिश्नर, सारे लोग आज उस क्षणों को याद करके कितना गौरवान्वित हो रहे होंगे कि हम लोगों ने सकुशल 34 साल की सेवा विभाग में पूरी की। और यह पूरे समाज के लिए इतना हर्ष का विषय था कि आदमी अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से जी कुछ भी हासिल कर सकता है, और एक रिजल्ट में आपके नाम आ जाने से कितनी जिंदगियां बदल जाती हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो नहीं, आप बाबा के इस लायक बेटे थे कि जो आप में सपना देखा उन्होंने। इलाके में बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे। जब आप PCS में आए हैं तो आपके आसपास के कितने गांव में PCS का कोई नहीं हुआ था? उस समय बहुत, अब एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता सकता जी, लेकिन उस समय का मैं पहला ही PCS था कि जो अपने गांव से निकला था। और फिर 5 मई 1992 को ये रिजल्ट आने के बीच में ही जी
मेरी शादी तय हो गई और फाइनल रिजल्ट से पहले मेरी शादी हो गई, रस्मी से हो गई। तब दाम्पत्य जीवन में बंध गए थे। वो ये नहीं था कि हम पीसीएस बनने के बाद मेरी शादी हुई। शादी मेरी हो गई, हालांकि मेरे पास जॉब ऑफर था और ये सब पुरानी बातें हैं, बहुत समय बीत गया है और इतने आज बैठ करके लगता है कि आपसे बात करके स्टूडियो में कि मैं फिर उसी समय में पहुंच गया हूं और कभी कभी भावुक भी हो जा रहा हूं। स्वाभाविक है, भावुक होना स्वाभाविक है, क्योंकि बाबा किन परिस्थितियों में पढ़ाए होंगे, परिवार में जब कोई बेटा बाहर जाता है तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये उस परिवार के मुखिया को पता होता है या जो सामने जा रहा होता है। तो ऐसे में उन पलों को जब कोई याद करता है और जब कामयाबी मिलती है तो दोनों तरफ के आंसू होते हैं, वो दुख की घड़ी और फिर जब कामयाब होके आते हैं तो वो खुशी के आंसू, वो दोनों आंसू आपने देखे और जो चुनौतियां घर वालों ने आपको दी थी उसको बखूबी आपने निर्वाहन किया। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि जब आप आए तो बिक्री कर था, फिर व्यापार कर हुआ, फिर वाणिज्य कर हुआ, फिर जीएसटी हुआ। जी। तो इन सब में चुनौतियां कितनी थी? पहले ज़्यादा चुनौती थी या अब जब जीएसटी में आप हैं और सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो अब ज़्यादा चुनौती है? ये हम लोगों का विभाग टोटली नियमों अधिनियमों से चलने वाला विभाग है। किसी के ऊपर आप कोई टैक्स लगाते हैं तो किस नियम के अंतर्गत लगा रहे हैं, आपको उसकी पावर है कि नहीं है। तो यह ऐसा विभाग नहीं है कि एक बार आपको नौकरी मिल गई तो आपने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। जैसे अब आपने अभी बताया कि पहले बिक्री कर विभाग था, फिर ट्रेड टैक्स हुआ, फिर कमर्शियल टैक्स हुआ, अब फिर जीएसटी एक्ट आ गया। तो सारे एक्टों की बाखूबियों को पढ़ाई करना, और हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट तरीके के नेचर ऑफ जॉब हैं। कहीं कोई प्रवर्तन का जॉब है तो उसमें सड़क पे कोई गाड़ी चेक करना है, कहीं छापा मारने गए तो वहाँ एसआईबी का काम है, कहीं ऑफिस में किसी का असेसमेंट कर रहे हैं तो वहाँ असेसमेंट का काम है। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और मैं सभी लोगों से यही कहता हूँ कि आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा आपके अपने कार्य और आपकी अपनी जानकारी से ही मिलनी है। आप अगर अपने को अद्यतन नहीं रखेंगे तो आप किसी भी समस्या का उतनी अच्छाई से निराकरण नहीं कर पाएंगे। ये मतलब सीख भी है लोगों की। जी कि आपको जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको समझना, पढ़ना, और जो भी आपके सामने कोई आया, व्यापारी आया, अधिवक्ता आया, कोई भी आया, तो पहले तो आप अपने को उसके स्थान पर रख करके सोचिए कि मुझे कैसा व्यवहार चाहिए। अगर मैं रहता तो मुझे सामने वाला कैसा व्यवहार देता, उसी प्रकार का व्यवहार आप भी उसको दीजिए। काम होना नहीं होना एक अलग विषय है, लेकिन जो सामने आया उसकी बात को सुनना और नियम कायदे के अंतर्गत उसके समस्या को हल करना, ये सर्वोच्च प्राथमिकता एक लोक सेवक की होनी चाहिए। देखिए 34 साल का अनुभव, लंबा चौड़ा अनुभव, और उस अनुभव में कैसे आप जिस विभाग में आप नौकरी कर रहे हैं और जिन व्यापारियों से आप टैक्स ले रहे हैं उनके प्रति आपका जो कार्य व्यवहार है वो कैसा रहना चाहिए। और जाहिर तौर पर जब कोई भी परेशान हाल व्यक्ति पहुंचता है अपनी जानकारी के लिए तो अफसर अगर उसे प्यार से बोल दे, उसे बैठा ले, समझा दे तो निश्चित तौर पर उसकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक चीज़ आती है कि आपके विभाग में लक्ष्य आता है एक तरफ, दूसरा तरफ ये होता है कि उस लक्ष्य को भी पूरा करना है और जो व्यापारी उनसे व्यवहार भी, चूँकि उन्हीं से पैसा वसूलना है, तो दोनों के प्रति सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? इसका हम लोगों के विभाग का एक सूत्र वाक्य है, भ्रमरा इव पादपम। जैसे भंवरा फूल पे बैठ के उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है लेकिन उसका सार तत्व, उसका रस ले लेता है, उसी तरह व्यापार को कोई नुकसान न पहुंचे और जो कर की देनता है, देनदारी है, जो आपका वसूला गया कर है, वो सरकार के खजाने में बहुत कानूनी तरीके से जमा हो जाए। इस चीज़ के लिए हम लोग शुरू से ही उद्यम करते हैं और संवाद बना के रखते हैं।
जी, आपने बहुत बड़ा जी। सूत्र दिया जो आपने बताया। इस आधार पर अगर विभाग के अधिकारी काम करते हैं तो जाहिर सी बात है जो व्यापारी हैं उनके प्रति भी उनका जो नज़रिया है वो अच्छा रहता है एक दूसरे के प्रति, और आपका लक्ष्य भी पूरा हो जाता है। हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोगों के पास जब घर जाते हैं तो घर की सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, बाहर आते हैं तो समाज की जिम्मेदारियां हैं, पद पे बैठे हुए हैं तो उसकी अपनी कुछ ऐसे निर्णय भी हो जाते हैं जो किसी के लिए तो कट होंगे, लेकिन आपके पास उसका कोई रास्ता नहीं है। जैसे कागज़ में पेपर में लिखना है कि 2 और 2 4 लिखा जाएगा, व्यवहार में होगा कि हमने 10 रुपया दिया, आपको कहा कि ठीक है आप मत दीजिए। लेकिन हम लोगों का विभाग ऐसा है कि उसको पेपर की पूरी फॉर्मेलिटीज़, पूरी चीज़ें करनी है और सामने वाले को संतुष्ट भी रखना है। इस काम में हमारे अधिवक्ता बंधुओं का बहुत योगदान रहता है, जो उस चीज़ की लीगलिटी को समझा देते हैं कि भाई यह काम ऐसे ही होगा, इनकी मजबूरी है। और हम लोगों के निर्णयों को आगे ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जाता है, जिससे कि नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। ये तो हो गई राजकाज की बात। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बाद परिवार के बारे में। अगर बात करें तो एक पार्ट होता है कि आप नौकरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ परिवार को भी देख रहे हैं, तो ऐसे में परिवार के बारे में भी अगर बताएं तो वो भी आपकी तरह आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे, जैसे बाबा की अपेक्षाओं पर आप खरा उतरे, तो एक पिता की अपेक्षाओं पर आपके बच्चे खरे उतर रहे हैं। जी जी, यह मेरे लिए बड़ा सम्मान और गर्व का पल है कि मेरा परिवार हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहा। मेरी पोस्टिंग पहली देवरिया, फिर बरेली, फिर सीतापुर 10 दिन के लिए हुई थी, फिर गाज़ियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, फिर लास्ट में आपके सीतापुर में हुई। तो इस बीच परिवार की जिम्मेदारियों को मेरी पत्नी रश्मि ने बहुत ही अच्छे से निभाया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को पूरा ध्यान दिया। और 2 मेरी बेटियां हैं जी, साक्षी और स्नेहा। साक्षी इस समय पढ़ने के लिए अमेरिका गई है जी। 6 साल उसने यहीं जॉब किया। पहले BIT बेल्लोर से उसने बीटेक किया जी। और उसका एडमिशन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, शिकागो बूथ यूनिवर्सिटी, HEC पेरिस, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, केलॉग, कई जगह उसके एडमिशन हुए। इस समय वो शिकागो में नॉर्थ वेस्टर्न, जिसको केलॉग के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से 2 ईयर MBA कर रही है। छोटी बेटी इंटर DPS गाज़ियाबाद से करने के बाद इस समय NMIMS, जिसको नरसिंह मुंजी बोलते हैं, मुंबई से BBA का 3 ईयर कोर्स कर रही है। 2 ईयर उसके कंप्लीट हो गए हैं, वो भी आज आई हुई है। और पत्नी मेरे पूरे परिवार को, पूरे मेरे रिश्तेदारों को, जितने सगे संबंधी हैं, जो इनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो इनके टच में आते हैं, उनके सब सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती हैं। और मुझे नौकरी करने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनका बहुत ही अच्छा संबल मुझे प्राप्त होता रहता है। तो देखिए, ये एक अच्छे अफसर के साथ साथ परिवार का भी जब साथ मिलता है तो निश्चित तौर पर वो जो अपनी शक्ति है, जो अपना समय है, वो जिस विभाग में होते हैं उसमें बखूबी निर्वहन करते हैं। तो परिवार आपके साथ खड़ा रहा, आपकी धर्मपत्नी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, बेटियों ने अपने क्षेत्र में कमाल करना शुरू किया है, तो ऐसे पिता को नाज होगा ही। अब रिटायर्ड होकर जब फिर से उसी परिवार के पास पहुंचेंगे, समाज में पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है 34 साल की सेवाओं के बाद उसी समाज में जाकर के ऐसे संवेदनशील अफसर, जो अब समाज के प्रति भी उतना ही जवाबदेह होंगे, उतनी ही समाज के लिए करने की कुछ अलग से तमन्ना होगी। हम उम्मीद भी करेंगे कि समाज में बखूबी आप वैसा ही काम करें जैसे आपने अभी तक
विभाग में किया। एक चलते चलते आपसे एक जानना चाहेंगे कि आप अपने विभाग के जो अफसर हैं उनको क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे, चूँकि 34 साल का लंबा चौड़ा अनुभव अगर उनको कुछ दे सकें, चूँकि वो आगे आकर के विभाग के लिए अच्छे तरीके से काम कर सकें और व्यापारियों के प्रति अच्छे तरीके से जवाबदेह बन सकें। इस सभागार में हमारे एडिशनल कमिश्नर आरपी पांडे साहब भी मौजूद हैं, जिनका और मेरा संपर्क पिछले 27-28 सालों से है। आज वो हम लोगों के लखनऊ जोन के मुखिया बने हुए हैं, आए हैं। अमरेश त्रिपाठी साहब हैं, जिनका हमको 2.5 साल से यहाँ आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला, जिसके कारण हम बढ़िया काम कर पाए। इन सब के बीच में हमारे बीच में अनिल सिंह जी, हमारे फूफा जी भी हैं, बुआ जी भी हैं, जिनको मैं अपने जीवन की किसी समस्या से बस बता तो दिया, उसके बाद उनका काम है उस समस्या को हल करना। जी, मैं सीतापुर जनपद में जब ज्वाइन किया तो आप डॉक्टर पंकज सिंह गौर भाई साहब जो है आए मेरे यहाँ, 2 दिन 5-5 घंटा बैठे रहे और एक ज़िले में मैसेज गया कि मैं इनका रिश्तेदार भी हूँ और काम करने में कोई हमें परेशानी नहीं हुई, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं आई। सीतापुर में जीएसटी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर के पद की जिम्मेदारी मेरे लिए सम्मान और गर्व का विषय रहा है। इस यात्रा में चुनौतियां और कई नए बदलाव प्रशासनिक और कर प्रणाली को लेकर आए। सभी आप लोगों के सहयोग से हर पड़ाव को पार किया गया। अंत में एक बात मैं कहूँगा, सफ़र लंबा था पर यादगार बन गया, हर सहकर्मी यहाँ एक परिवार बन गया। क्या बात है। इस विचार के साथ कोई अफसर अगर काम करता है तो कामयाब तो होगा ही, और अधीनस्थों को सारा श्रेय देता है तो वो कामयाबी मंजिल तक ज़रूर पहुंचती है। और यही अच्छे अफसर की पहचान होती है। काम का नेतृत्व वो करता है लेकिन श्रेय अपने अधीनस्थों को देता है। यही मूल मंत्र है आपका। हम उम्मीद करेंगे कि समाज के प्रति भी अभी आपको बहुत कुछ करना है, समाज को बहुत कुछ देना है। इतना लंबा चौड़ा अनुभव है और आप ऐसे ही समाज के प्रति भी आगे चलकर जवाबदेह बनेंगे। और बहुत सारे अफसर हैं जो आपसे राय लेंगे, उनको भी उचित राय देंगे और हम सब पर आपकी यूं ही कृपा बरसती रहेगी। यही उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ आपने हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत आभार। अंत में मैं यहाँ पे सभी गणमान्य जो भी पधारे हुए हैं उनका हृदय के अंतर मन से उनका आभार करता हूँ। और मैं आपके किसी भी सुख दुख के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। आपको कभी कोई बात करनी है, कभी कोई सलाह लेनी है, कभी कोई व्यक्तिगत ऑफिशियल समस्या है, उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें। बहुत नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।